जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 32वीं क्लास। आज हम जानेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल और बंगाल के नवाबों के बारे में। ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, ये बात है भारत के इतिहास के उस जब एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी देश की सत्ता अपने हाथों में लेने लगी थी। इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो है रॉबर्ट क्लाइव का। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में जो ये सत्ता का खेल हुआ था, यह 18वीं सदी के मध्य की बात है कि रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। 1757 से 1760 और 1765 से 1767। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसने अपनी चतुराई से बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। पहले हुई इलाहाबाद की संधि। जब बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि। इस संधि के जरिए ही क्लाइव ने मुगल सम्राट को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि कंपनी के लिए भारत की राजनीति और संविधान में दखल देने का खुला दरवाजा था। फिर आया द्वैध शासन का मास्टर। क्लाइव ने बंगाल में एक अनोखी व्यवस्था लागू की जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। इसमें सत्ता को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक कंपनी के हाथ में, एक नवाबों के हाथ में। कंपनी के हाथ में रक्षा, पैसा और विदेशी मामले यानी असली ताकत और खजाना अंग्रेजों के पास था। और नवाबों के हाथ में न्याय और शासन चलाने की जिम्मेदारी यानी जनता की समस्याओं और शासन का बोझ नवाब पर था। लेकिन उसके पास ना तो पैसा था और ना ही अधिकार था। क्या था? शासन चलाने के लिए नियुक्ति। क्लाइव ने पूरे क्षेत्र में टैक्स वसूलने और शासनिक काम संभालने के लिए 2 उप दीवान नियुक्त। कौन कौन से? मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। रॉबर्ट क्लाइव की इन चालों ने बंगाल को अंदर से खोखला कर दिया। खजाना कंपनी के पास था और जिम्मेदारी नवाब के पास। इसी व्यवस्था ने अंग्रेज को भारत में इतनी मजबूती दी कि अगले 200 सालों तक राज कर सके। क्लाइव ने यहीं से उस नींव को पक्का किया जिसने भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। क्लाइव की जो यह व्यवस्था थी बंगाल के लिए काफी भारी पड़ी थी। दरअसल द्वैध शासन का असली असर जनता पर दिखा। जिम्मेदारी बिना अधिकार के। नवाब के पास शासन चलाने की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन पैसा, टैक्स सब अंग्रेजों के पास था। नतीजा यह हुआ कि जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं रहा। अत्यधिक लूट। कंपनी के कर्मचारी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने से बंगाल की खेती और व्यापार चौपट होने लगा। फिर आया 1770 का अकाल। इसी अव्यवस्था के बीच बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए। फिर भी टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं रही। आगे चलकर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इस द्वैध शासन को खत्म किया और बंगाल का शासन सीधे कंपनी के हाथ में ले लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू की? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में। ये दोहरी शासन व्यवस्था जो द्वैध है, दोहरी शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था में वित्त का नियंत्रण किसके पास था? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के तहत शासन को 2 भागों में बांटा गया था, एक दीवानी, दूसरा निजामत।
दीवानी वित्त और राजस्व राजस्व वसूलने और वित्त का पूर्ण अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। कब हुई? 1765 ईस्वी में। यह संधि अगस्त 1765 में हुई थी। यह रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई। टेस्ट। बंगाल के लिए उप दीवान कौन थे? बंगाल के उप दीवान थे मोहम्मद रजा खां। कौन थे? मोहम्मद रजा खां थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार जो है सौंप दिया था। मोहम्मद रजा खां इन्हें बंगाल के लिए नियुक्त किया गया था। कंपनी ने राजस्व कार्यों के प्रबंधन के लिए दो उप दीवान नियुक्त किए थे, एक मोहम्मद रजा खां, दूसरा रजा सिताब राय को। मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए और रजा सिताब राय को बिहार के लिए। बिहार के उप दीवान कौन थे? बिहार के उप दीवान थे राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। कब पारित हुआ? 1773 में। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1774 से 1785 तक। था 1774 से 1785 तक। वारेन हेस्टिंग ने 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने के बाद वह 1774 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और इस पद पर 1785 तक रहे। वारेन हेस्टिंग ने कोषागार कहाँ स्थानांतरित किया? किया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। कहाँ किया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। 1772 में क्या स्थापित किया गया? की गई अदालतें। क्या स्थापित की गई? अदालतें स्थापित की गई। 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने एक नई न्यायिक योजना पेश की। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में दो प्रकार की अदालतें स्थापित की गई। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरू किया था? ये किया था हिक्की। किया था हिक्की ने शुरू किया था। भारत का पहला समाचार पत्र जिसे हिक्कीज बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है, जेम्स ऑगजास्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया। बंगाल गजट कब शुरू किया गया? ये किया गया 1780 में। बंगाल गजट कब शुरू किया गया? 1780 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? ये हुआ था 1774 में। सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में 1774 में स्थापित हुआ। यह स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? थे एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784। कब पारित हुआ था? 1784 को पारित हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।